हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। क्लास 12th के एक चैप्टर फिजिक्स का एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज Q इज इक्वल टू 6t² प्लस 5t प्लस 4। तो हमें क्या करना है, ये जो है ना, ये चार्ज वेरी कर रहा है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है दो चीज़ें। सबसे पहले हमें इनिशियल करंट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें करंट को कैलकुलेट करना है आफ्टर 4 सेकेंड्स। ओके, तो उसके बाद जो इनिशियल करंट है वहाँ पे टाइम 0 होगा, 4 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड। इस तरह से हम इनिशियल करंट और करंट आफ्टर 4 सेकेंड्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरिएशन जो चार्ज की है विद टाइम वो हमें दिया हुआ है, क्या इज इक्वल टू 6t² प्लस 5t प्लस 4। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए, अगर आपको करंट चार्ज पता है तो आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चार्ज पता है तो करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, और करंट अगर आपको पता है तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो, चार्ज भी फाइंड। ये आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो करंट होता है ये होता है dQ/dt, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे हम करंट बोलते हैं। तो dQ/dt जो है वो I के इक्वल, तो इस तरह से आपस में रिलेटेड है। अब देखिए, अगर हमें चार्ज दिया है, हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज, क्योंकि dQ/dt होता है तो dQ को Q बनाने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन तब हम करते हैं जब चार्ज से करंट बनाना होता है, हमें करंट चाहिए। तो अगर हमें करंट की वैल्यू दी है, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चार्ज को डिफरेंशिएट, करंट को डिफरेंशिएट करोगे, चार्ज मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर चार्ज दिया है तो dQ होगा, dQ इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे dt लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, dQ इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ Q ही बचेगा इंटीग्रेट करके, तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी। बस इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास I की वैल्यू है तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम चार्ज की वेरिएशन हमें दी है, Q इज इक्वल टू 6t² प्लस 5t प्लस 4। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो तब हमें क्या मिलेगा, dQ/dt मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं ना हम, तो dQ/dt इज इक्वल टू d/dt, और ये Q की सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, तो यहाँ पे आ गई। अब dQ/dt मैंने अभी बताया आपको, वो होता है करंट के इक्वल, I हो गया उससे। आई क्या होता है, करंट का सिंबल है, तो आई के इक्वल हो गया। करंट जो है इसका यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। ओके, तो इज इक्वल टू d/dt, और 6t² को अलग से कर लो, 5t को अलग से, और 4 को भी अलग से यहाँ पे लिख दो। ओके, अब इसके बाद क्या है कि करंट इज इक्वल टू, ये 6 जो है ना ये कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए, तो आगे आपके पास बचेगा t/dt ऑफ t का स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, और d/dt ऑफ t बचाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमने 0 लिख दिया। ओके, अब आगे देखो कि यहाँ पे आई जो है ये हो गया 6, ये जो हमने कांस्टेंट लिया हुआ था। अब d/dt, d/dt यानी कि डेरिवेटिव किसका, t की पावर 2 का। हमें इन जनरल पता है कि x की पावर n अगर हमारे पास हो तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो ये हमें पता है कि किसके इक्वल होगा, ये होगा nx n-1, यही होता है। अब ठीक इसी तरह n-1, यहाँ पे n-1 लिख दें, यह हो गया nx की पावर n-1। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो t² है, तो d/dt ऑफ t की पावर n है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो t की पावर n, तो इससे क्या होगा, अगर t की पावर यहाँ पे x की जगह t होता, t की पावर n होती, तो वो किसके इक्वल होगा, इसी फॉर्मूला का यूज़ करो इन जनरल जो हमने लिखा है। n की जगह यहाँ पर हमारे पास 2 है, t की पावर 2 जो है ना, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि n 2 है, x मतलब यहाँ पे तो t है, 2t पावर n-1, तो n क्या था, n तो हमारे पास 2 है, तो 2 - 1 होता है 1, तो वो हो गया 2 × t, तो ये 2 × t हो गया डेरिवेटिव किसका, t की पावर 2 का। ठीक है, तो यहाँ वही हमने लिखा है, वही मैंने लिखा यहाँ पे, ये वाला 2 × t। ओके, आगे 5 × 1 ये कैसे आया, देखो 5 तो 5 ये कांस्टेंट था, लेकिन 1 कहाँ से आया, d/dt, t का डेरिवेटिव। ठीक उसी तरीके से t का डेरिवेटिव क्या होगा,
एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टी का डेरिवेटिव क्या होगा। टी का डेरिवेटिव डी टी बाई, हम लिख सकते हैं इसको डी टी। यहाँ से अब क्या होगा कि डी टी बाई टी लिखा तो टी को हम लिख सकते हैं ना टी की पावर 1, तो टी की पावर 1 मतलब टी की पावर एन, एन यहाँ पे 1 आ गया तो एन टी एन माइनस 1, ओके, एन टी एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन हो गया 1 हमारे पास, इंटू टी हमारे पास है टी, और 1 माइनस 1 मतलब 0, इज इक्वल टू 1 इंटू टी है कोई नॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो नंबर की जब पावर 0 की जाती है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1 इंटू 1 यानी कि 1, 1 1 सा 1 होता है, तो वही हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 यहाँ पे 5 इंटू 1, तो बस आगे 0 है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो 5 इंटू 1 आ गया, विच इम्प्लाइज आई की वैल्यू लिखो 6 2 12 प्लस 5, 12 टी प्लस 5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से आप इसको इनिशियल करंट फाइंड आउट करो, 4 सेकंड के, 5 सेकंड के, 10 सेकंड के बाद फाइंड करो, वो आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर सकते हो। अब इनिशियल करंट की अगर बात आए तो इनिशियल करंट टी इज इक्वल टू 0 होता है, तो सेकंड क्या बन जाएगी हमारे पास, आई इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन बन गई है ना, ये जो इक्वेशन है ना सेकंड, ये क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू 12 टी है तो टी की जगह 0 आप पुट करो, प्लस 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 12 0 से 0 हो गया, प्लस 5, तो ये 5 बचा, करंट है एम्पेयर में होगा, 5 एम्पेयर आ गया। इसका मतलब कि इनिशियल करंट जो है वो 5 एम्पेयर होगा। अब आगे देखो, ये कैलकुलेशन करनी है हमें करंट की आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो 4 सेकंड के बाद करंट क्या होगा, अगर यहाँ पे जो इनिशियल करंट है वो 5 एम्पेयर का है तो 4 सेकंड के बाद क्या होगा, यानी कि T4 हो जाएगा ना, टाइम तो 4 सेकंड क्योंकि दिया है, तो T इज इक्वल टू 4 सेकंड होगा। तो अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो सेकंड इक्वेशन है आई इज इक्वल टू 12 टी प्लस 5, तो आई इज इक्वल टू 12 टी तो 4 अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लस 5, तो 12 4 से 48 होता है, प्लस 5 लिख दिया, 20 ये 48 प्लस 5 होता है 53, तो 53 आपके पास एम्पेयर में आ गया करंट। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू 53 एम्पेयर आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड्स के बाद ये करंट जो है वो 53 एम्पेयर बन जाएगा जो इनिशियल में 5 एम्पेयर था। तो ये क्वेश्चन समझ आया, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन द टाइम एज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे करंट दिया है आपको कि जो कि किसी वायर से फ्लो करता है और वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, किस तरह से, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, आई नॉट की वैल्यू 10 दी हुई है। हमें क्या करना है कि हमें चार्ज फाइंड आउट करना है जो कि 10 सेकेंड्स में सब वैल्यू आपको दी हुई हैं। आपको टाइम टी की वैल्यू भी दी है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी दी हुई है और आपको आई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है। तो बस आप इन वैल्यूज़ को पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द चार्ज। दिया क्या है, दिया हमें करंट है, तो करंट को चार्ज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये आपको दिया हुआ है। तो आई किसके इक्वल होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये लिख दिया इज इक्वल आई नॉट का आई नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो सेम रहेगा ना क्योंकि आई की वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से डी क्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी ऐसा ही होता है कि डी क्यू, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे जब आप करोगे ना तो डी क्यू 1 सा डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी और डी टी, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे डी क्यू इक्वल आई नॉट प्लस अल्फा टी ब्रैकेट में और इंटू डी टी, तो ये किसके इक्वल, दोनों को हम अलग अलग से कर लेंगे, आई नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, तो ये आ गया यहाँ पे। ये सेकंड इक्वेशन इसको मान लो। अब इसको आज जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को सेकंड इक्वेशन की, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी। ये कहाँ से, ये हमें इक्वेशन नंबर सेकंड से मिला, सबको हमने इंटीग्रेट कर दिया एक एक करके। इज इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, डी टी साथ में रहा, प्लस अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए तो टी साथ में रहा, डी टी आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो जो क्यू है, क्योंकि इंटीग्रेशन की ना डी क्यू की, तो डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्यू, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होता है, तो डी क्यू इसकी इंटीग्रेशन की तो क्यू बन गया। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वेयर अपॉन 2, आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वेयर अपॉन 2। कैसे, अब यहाँ पे देखो आई नॉट तो ठीक है लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है यहाँ पे, तो डी टी है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी लिख सकते हैं 1 डी टी। तो क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 डी टी, तो 1 को आप लिख सकते हो टी की पावर आप
ज़ीरो कह लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो उसकी पावर जब ज़ीरो करते हैं तो वो 1 ही रहता है। t0 dt। अब t0 यहाँ पे काम कर रहा है n की तरह, तो इंटीग्रेशन ऑफ tn क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ tn होती है t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है। ओके, तो t की पावर n+1 मतलब t की पावर 0+1, तो वो होता है t की पावर 1 अपॉन 0+1 यानी कि 1। t की पावर 1 अपॉन 1 मतलब कि सिर्फ आपके पास क्या बचा? सिर्फ आपके पास t बचा, बस t ही बचेगा जब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हमने वही लिखा, यहाँ लिखा है t, आई नॉट t आ गया ये। इसी तरह से टी स्क्वेयर अपॉन 2, क्योंकि t(n+1) अपॉन n+1 ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास t था, तो t1+1, क्योंकि कुछ नहीं पावर तो 1 लिखेंगे ना हम, तो t की पावर 1, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो t की पावर 2 अपॉन 2 यहाँ पे आ गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे दो। अब यहाँ पे आपको आई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, तो टी की वैल्यू भी आपको तीनों वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। इनका यूज़ करते हुए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्यू इज इक्वल टू, ये देखो ना, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्यू इज इक्वल टू 10 × 10, क्योंकि आई नॉट 10 है, टी भी 10 है। यहाँ से देखो ना, आई नॉट भी 10 है, टी भी 10 है, तो 10 × 10 प्लस 4 × 10 का स्क्वायर। 4 × 10 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अल्फ़ा ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर होगा ना, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये आ गया। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 × 4 अपॉन 2, और 100 ये पहले से है, ये कौन सा 10 10 100, 10 10 100 हो गया, और 4 × 100 होता है 400 डिवाइड बाई 2, इसको पहले ही कट कर दो, 2 2 4 होता है, तो 100 2 200, अब यहाँ पे 200 प्लस 100 300 कूलम आ गया, इसलिए आपके पास जो चार्ज आया वो है 300 कूलम। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई चार्ज की। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगर हमारे पास करंट दिया है 1 मिली एम्पेयर का जो फ्लो कर रहा है किसी वायर से, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 वोल्ट का अप्लाई किया गया हो क्रॉस इट्स एंड्स, इसके एंड्स पे, तो तब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अब देखो आपको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जब दिया होता है तो हमें पता है ये आपस में किस तरह से लिंक्ड होते हैं, ये ओम्स लॉ से होते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ यही तो कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द कंडक्टर। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ये हमें पता है ना ओम्स लॉ से। ओके, तो आई की वैल्यू भी आपको दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 6⁵ मिली एम्पियर होता है ना, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये याद रखिएगा। तो ये इसके इक्वल एम्पियर बना दिया हमने, करंट एम्पियर में आ गया। V इज इक्वल टू 2 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसीलिए यहाँ पे R यहीं पे रहा, तो I जो है उसके डिनोमिनेटर में चला गया, V अपॉन I हो गया, यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो V अपॉन I हुआ, तो R की वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू पुट करो, V है हमारे पास 2 वोल्ट अपॉन I है हमारे पास, I की वैल्यू ये देखो 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर, तो 10 × तो ये हो गया हमारे पास 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे ये देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, V की वैल्यू ये आ गई, I की वैल्यू ये आ गई, 2/10⁻⁻6, तो इसको जब न्यूमरेटर में ले आओगे डिनोमिनेटर से, तो इसकी पावर +6 हो जाएगी, तो 2 × 10⁻6 ओम आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम्स। तो R इज इक्वल टू 2 × 10⁻6 ओम आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। ओके, तो ये समझ आया आपको? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं से कोई समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।